हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरह का और बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो हर टॉपिक का, आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबका आपको यहाँ एक ही जगह सब मिलने वाला है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लिंक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो उनको शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसको देखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10th चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आज की इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ने वाले, उनको समझने वाले। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बना के और अच्छे से बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ में हम कंपेयर भी करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कंपेरिजन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। देखो, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कई जगह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अलग से भी दे रखा है, लेकिन वो है तो एसेक्सुअल का ही, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मेनली दो ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल बोथ इन्वॉल्व and produce new young ones is sexual reproduction. Asexual reproduction, asexual means uni, asexual, a means uni, single, यानी यहां पर कहने का मतलब ये है कि when only single parent is involved, when only single cell is involved to produce new young ones, when only single parent is involved in the reproduction, then it is asexual reproduction. ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके डेफिनेशन की और उसके कुछ फीचर्स की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखो, सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस बाय ए सिंगल पेरेंट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस बाय ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, ये है मेन चीज, सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल सेल। जैसे यहाँ पर अमीबा है, अमीबा में हम पढ़ेंगे आगे, बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में ज्यादातर रहता है, एक्वाटिक है, ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर है, बहुत सिंपल टाइप का प्रिमिटिव सेल है, पूरी बॉडी में केवल एक ही सेल है, तो रिप्रोडक्शन बस एक ही सेल से होता है, यूनिसेलुलर, और उसको किसी दूसरी सेल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओनली दिस सिंगल सेल इज एनफ, यानी एक सेल से ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर अमीबा में जैसे हमने, और बिल्कुल सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कोई ताम झाम की एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं है। जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस वगैरह होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये एसेक्सुअल बिल्कुल सिंपल टाइप से होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे, समझेंगे। प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बाबा आदम के जमाने का, बहुत ही सिंपल, सबसे पुराना वाला है ना, बहुत सिंपल वाला। Primitive type of reproduction in which offspring produced by a single cell or any vegetative organ of an organism, means plant. ठीक है, vegetative parts of the plant. If new plant is produced by vegetative parts of the plant, that is vegetative propagation. तो vegetative propagation को भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ये भी है sexual reproduction ही है। Offsprings are genetically identical to the parents. देखो यहाँ पर ये चीज है ना, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, अगर आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म चाहिए कि उनमें कोई भी वेरिएशन ना हो, ठीक है, बिल्कुल कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ये जेनेटिकली पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 99.99% ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, ये जो न्यू सेल यहां से प्रोड्यूस हुई है, वो इस पेरेंट सेल की कॉपी होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। ठीक है, अब ये कहां पर फायदा करता है, ये हमें ऐसी जगह पर जहां पर हमें एक ही जैसे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करनी है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो वहां पर फिर ये काम में आता है। जैसे अगर प्लांट्स के केस में इसको देखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक मैंगो का प्लांट है या कोई भी है जिसकी क्वालिटी को मैं चाहता हूं कि मेंटेन रहे। ठीक है, मान लो उसका टेस्ट वो मेंटेन रहे, उसका वो कलर मेंटेन रहे, ऐसी चीजें अगर मुझे ऐसे कैरेक्टर्स उसमें चाहिए, तो सबसे बेस्ट क्या है, आप उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड यूज करो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस है कि न्यू जनरेशन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो ये बहुत जगह काम में आता है। इस तरह से ये इसका बेनिफिट हो गया। फिर है processes such as gamete formation, fusion of gamete, fertilization that is, and zygote formation etc. do not take place. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओव्यूम फॉर्म होता है, फिर उनका फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड
फीमेल गैमेट। फ्लावरिंग प्लांट में भी यही होता है और ह्यूमन बीइंग में और बाकी जो हायर ऑर्गेनिज्म में उनमें सब में यही होता है। यानी सबसे पहली प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म और ओव्यूल बनेंगे या पोलन ग्रेन बनेंगे, जैसे फ्लावर में है ना, पोलन ग्रेन बनेंगे, ओव्यूम बनेगा। और फिर सेकंड प्रोसेस में उन दोनों की मीटिंग होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होके यानी फर्टिलाइजेशन होगा और फिर बनाएगा जाइगोट। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेल इज कॉल्ड जाइगोट, तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये सारी प्रोसेस इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होती नहीं है। सिंपल यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट एक सिंपल सेल है, वो सिंपल सेल बस डिवाइड होगी 2 में या 2 से ज्यादा में और रिप्रोडक्शन हो गया, बस खत्म। ठीक है, कोई गैमेट फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन सब की जरूरत नहीं है, फ्यूजन व्यूजन फर्टिलाइजेशन वगैरह, सिंपल बस हुआ, शेल हुई, मेच्योर हुई, ग्रोथ हुई उसकी, और ग्रोथ हुआ और उसमें अब वो इतनी मेच्योर होगी, प्रोडक्शन कर सकती है, तो स्प्लिट होगी, 2 सेल होगी, या बर्ड बनी, जैसे बर्डिंग में हम देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन वाला ये सब देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें ये सारी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये मेन इसके पॉइंट थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस बाय ए सिंगल पेरेंट और सिंगल सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल और एनी वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ एन प्लांट। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी पेरेंट सेल के, और ये सारी प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है वो यहां पर नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मेन चीजें मैंने आपको यहां बता दी है, फिर भी मैं उसको एक टेबल की फॉर्म में आपको लिख के बताता हूं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेन कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपैरिजन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, वो सब हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दोनों का कंपैरिजन है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने इधर लिख रखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उस तरफ लिखा हुआ है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, वेयरएज इन एसेक्सुअल ओनली 1 पेरेंट और 1 सेल इज इन्वॉल्व। अमीबा में एक ही सेल होती है, सिंगल सेल। ठीक है, एक सेल से काम चल जाता है, एक पेरेंट से काम चल जाता है, जबकि यहां पर बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है, जेनेटिक मटेरियल 50% मेल का, 50% फीमेल का, बोथ आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल बोथ इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ द पेरेंट्स इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इधर एक ही पेरेंट है तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे, जब 2 है ही नहीं तो ओनली 1 पेरेंट है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली 1 पेरेंट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, उसी के होंगे है ना, उसका बच्चा उसके जैसा ही होगा। ठीक है, मम्मी ही है बस, मम्मी या पापा जो भी है उसका बच्चा उसी के जैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मम्मी कहेगी मेरा है, पापा कहेंगे नहीं तेरा कैसे, आधा मेरा भी तो है, 50-50%। ठीक है, तो दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड देखो नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एसेंशियल प्रोसेस है, ये चीजें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, हमें पता है स्पर्म और एग बनते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमें पता है ये गैमेट है, स्पर्म है और एग है। उसके बाद इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर जो सिंगल सेल बनेगी इन दोनों के फ्यूजन से वो जाइगोट होगी, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो बनेगा है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो आगे की प्रोसेस होगी। तो ये सारी प्रोसेस इसमें होती है, जबकि इसमें ये सब की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल एक सिंगल सेल है, स्प्लिट हुई 2 में और 2 नए, ठीक है, 2 नए ऑफस्प्रिंग बन गए, या एक है सिंगल एक सेल है और बहुत सारी सेल में स्प्लिट हो गई और सब में न्यूक्लियस आ गया, जेनेटिक मटेरियल का भी डिवीजन हो गया, जेनेटिक मटेरियल सबके साथ थोड़ा थोड़ा आ गया, नहीं जितने हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, उसमें एक प्लाज्मोडियम में मल्टी न्यूक्लियट वाली कंडीशन बनती है, बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर बन जाते हैं, जितने न्यूक्लियस बन गए थोड़ा थोड़ा वो साइटोप्लाज्म और वो लेकर बिखर जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और जितने पार्ट हो जाएंगे उतने नए प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, ये प्रोसेस नहीं होती। फिर फोर्थ पॉइंट है स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो वहां पर हमें स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओवेरी की जरूरत पड़ती है, पेनिस की जरूरत पड़ती है, ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नीडेड, जबकि यहाँ पर इस तरह के स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशल ऑर्गन्स कुछ बनते ही नहीं है, सिंगल सेल है, उसमें कोई ऑर्गन है ही नहीं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वहां पर केवल सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सो नो स्पेशल ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, ओनली जस्ट सेल है, स्प्लिट हुई और हो गया, जबकि यहाँ पर ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। और ऑफस्प्रिंग मिक्स ऑफ पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल, ऑफस्प्रिंग नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो नए यंग वंस बनेंगे, जो नई संतानें बनेगी, वो क्या होगी, मिक्सचर होगी, मिक्स ऑफ द
parental genetic material. 50% genetic material will come from father side, 50% genetic material will come from mother side. So the new young one will be the mix of these two genetic material. इन दोनों का mix होगा वो, ठीक है. जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा कि भाई वो 100% जो है वो जेनेटिकली उसका जो मटेरियल है वो 100% मदर साइड से है या फादर साइड से, ऐसा नहीं होगा, मिक्स होगा, ठीक है. ऑफ स्प्रिंग नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. जबकि यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो 100% डिट्टो उसकी कॉपी बनेगी. अगला है इट इज स्लोअर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लोअर प्रोसेस है rather than asexual process and required more energy. Lot of energy is required in sexual reproduction. ठीक है, इसीलिए शादी की उम्र 18 और 21 फिक्स की गई है. ये मैंने गलती से यहां स्लो लिख दिया. इट इज फास्ट प्रोसेस. इट इज वेरी फास्ट. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट प्रोसेस है. जैसे हम देखते हैं कि जैसे वो यीस्ट के अंदर जो खमीर बनाते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन उसमें होता है, तो यीस्ट में थोड़ा सा अगर हम एक पिंच थोड़ा सा उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं और 4-5 घंटे के अंदर इतने करोड़ों अरबों उसमें से नए यीस्ट बन जाते हैं, तो बहुत ही फास्ट होती है. एक एल्गी का टुकड़ा थोड़ा सा अगर तालाब के अंदर है, कुछ दिनों के अंदर ही हम देखते हैं कि पूरे तालाब को कवर कर लेता है. बहुत फास्ट इनमें ये प्रोसेस होती है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बहुत फास्ट प्रोसेस है और इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है. सिंपल प्रोसेस है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ ताम झाम ज्यादा है, बैंड बाजा बारात बहुत कुछ लगता है इधर, तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. ठीक है, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, वेयर एज एसेक्सुअल रिक्वायर्ड लेस एनर्जी. और वो फास्ट है और ये स्लो है. अगला पॉइंट देखो, इट चेंजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो चेंज होती है. जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज होने का मतलब ये है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उसकी जेनेटिक जो मटेरियल है, जो जेनेटिक कंपोजिशन है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं. ठीक है भाई, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, न्यू प्रोटीन बनते हैं, 50% मेल साइड से 50% फीमेल साइड से. उन दोनों के फ्यूजन से या उन दोनों के मिक्सचर से कुछ न्यू वेरिएशंस बनते हैं, कुछ न्यू टाइप के प्रोटीन्स वहां बनते हैं. तो कुछ ना कुछ वेरिएशन, भले ही वो बहुत ही माइनर वेरिएशन, लेकिन वहां आते हैं. तो इस तरह से ये वेरिएशन होने से क्या हुआ भाई, जेनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली डिफरेंट होगी. ठीक है, अब उसकी जो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो जेनेटिकली उससे थोड़ा और अलग होगी. इस तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी. यानी हम लोगों का जो जीन्स है वो बहुत सारे, सबके अलग अलग टाइप के जीन्स है. तो हमारे पास जो जीन पूल है, हमारा ह्यूमन बींग्स का जीन पूल है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा का मतलब कि हम कोई भी एक दूसरे से यूनिक नहीं है, 100% हम किसी के भी आइडेंटिकल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग टाइप के जीन है. तो हम क्या है, डाइवर्स है. तो ये है इसका मतलब कि इट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट चेंजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को चेंज करता है, जबकि इधर ऐसा कुछ है ही नहीं. चेंज आएंगे नहीं, वेरिएशन आएंगे ही नहीं, डिट्टो उसकी कॉपी बनेगी. ठीक है, वेरिएशन तो तब आएंगे ना जब वो किसी दूसरे के साथ में उसका फ्यूजन होगा, मिक्स होगा, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर इधर से कुछ इधर से, इन दोनों का मिक्सचर हो और फिर कुछ नए बने. तो वो ऐसा यहाँ पर होता नहीं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट चेंज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर जो है वो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होता है. जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, जो सबसे हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें ये होता है. ह्यूमन बीइंग में और ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन और सिस्टम लेवल का है, वहां पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज्यादातर. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स टाइप के है या प्रोटोजोआ टाइप के जो सिंपल है, जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, प्लेनेरिया है, ठीक है, राइजोपस है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो ये मेन इनका कंपेरिजन है जो आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट में लेकर आया हूं आपके लिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बुक में जो दे रखे ना टाइप्स, वो सारे उनको मैंने एक समरी फॉर्म में आपको लिख रखा है यहाँ पर. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे और सारे टाइप्स को एक साथ, जितने भी हैं उनको सबको एक साथ लिख रखा है. तो आप इसको है ना, सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उसको आराम से बाद में भी देख सको. अब देखो एक एक करके समझते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स मेनली जो बुक में दे रखा है ना, वो ये मैंने सारे लिखे हैं. टोटल 6 टाइप्स है. फिजन है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट. ठीक है, ये प्लांट में. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजन की. स्प्लिटिंग, सिंपली स्प्लिटिंग इनटू 2 और मेनी सेल्स, जैसे अमीबा में होता है बाइनरी फिजन. ठीक है, फिजन के 2 टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. व्हेन स्प्लिट इनटू 2 इट इज बाइनरी. व्हेन स्प्लिट इनटू मेनी सेल इट इज
मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में होता है, उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियट बनते हैं, बहुत सारे, और सब स्प्लिट होकर क्या हो जाते हैं? न्यू सेल में, न्यू प्लाज्मोडियम जितने भी है वो सब नए प्लाज्मोडियम में बन जाएंगे यहाँ से। बाइनरी फिजन के दो एग्जाम्पल दे रखे बुक में, एक अमीबा और एक लिस्मेनिया। अमीबा में कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होता, ठीक है, अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ये अमीबा है, कैसा भी हो सकता है, तो ये किसी भी प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, जो मर्जी उस प्लेन में ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, नो डेफिनेट ओरिएंटेशन इन अमीबा। लिस्मेनियम में क्या फर्क है कि उसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक का सबका। लिस्मेनियम में तो उसमें एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, लिस्मेनिया जैसे इस तरह से होता है, ये यहाँ पर जैसे ये विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे एक डेफिनेट प्लेन में ऐसे ही डिवाइड होता है, ठीक है। लिस्मेनिया इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, अमीबा नो डेफिनेट ओरिएंटेशन, दोनों में कैसा होता है? बाइनरी हो जाए, बाइनरी फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। फ्रेगमेंटेशन, डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट, टुकड़ों में बढ़ जाता है, स्पाइरोगायरा में होता है। रीजनरेशन इज एक्सीडेंटल मेथड, ये एक एक्सीडेंटल मेथड है, बुक में एग्जांपल दे रखा है प्लेनेरिया का, इसको समझेंगे हम। हाइड्रा में भी ये होता है कई बार, ठीक है, वैसे हाइड्रा मेनली बडिंग से करता है, बडिंग होती है, हाइड्रा में एक बड बनती है और बड से फिर वो बड मेच्योर होती है, डिटेच होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। यीस्ट में भी होता है, ठीक है, ये है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, ये राइजोपस में होता है, ज्यादातर फंगस में होता है, फंगस में। पेनिसिलिन राइजोपस में है, राइजोपस का बुक में एग्जांपल दे रखा है, डायग्राम बना रखा है, वो हम समझेंगे आगे। पेनिसिलिन भी एक फंजाई है जिससे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो डेराइव की गई थी और की जाती है, वो पेनिसिलिन है। तो इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में होता है। तो दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्लांट के कौन से वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है उस हिसाब से स्टेम से हो रहा है, तो बाई स्टेम, बाई रूट और बाई लीफ, ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल ये पूछते हैं कई बार। बाई लीफ एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम जो प्लांट है, पत्थर चट्टा कहते हैं इसको, इसकी लीफ की मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन पे बड होती है, वहां से नया प्लांट बन जाता है जब ये लीफ नीचे जमीन में दब जाती है तब, और अगर उसको नमी मिले, मॉइस्चर मिले तो लीफ से होता है, रूट से होता है, स्टेम से होता है। स्टेम से किस में होता है? पोटैटो में होता है, जिंजर में होता है, अनियन में होता है, ठीक है। देखो आलू जो है ना हमारा प्यारा, वो एक क्या है? स्टेम वाला पार्ट है, जड़ नहीं है। लोग इसको जड़ मानते हैं कि नीचे लगता है तो जड़ है, ये रूट नहीं है, ये स्टेम है। पोटैटो है, जिंजर है, अनियन है, ठीक है, ये हो गए बाई स्टेम। बाई रूट स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है, आजकल सर्दियों में खूब चल रही है। बाई लीफ ब्रायोफाइलम, ये याद रखना। तो ये तो हो गए नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल में देखो मेनली ये 4 मेथड है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। कटिंग में यानी जस्ट एक कटिंग लगा दी, एक टहनी काट के लगा दिया, जैसे ज्यादातर रोज और सुगर केन जो है वो कटिंग से उगाए जाते हैं। ग्राफ्टिंग, कलम चढ़ाना, ठीक है, एक प्लांट के ऊपर दूसरी, जब आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना, जैसे देसी नींबू को विदेशी नींबू करना है, ठीक है, देसी नींबू के ऊपर कोई ग्राफ्टेड की, ग्राफ्टेड है ये। ग्राफ्टेड का मतलब है कि उस पर दूसरे कोई पेड़ की टहनी ऊपर ग्राफ्ट करके उसको उगाया गया है। तो ज्यादातर ये फ्रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं, मैंगो, लेमन, एप्पल, इनमें। लेयरिंग जमीन में दबा के लेयरिंग की जाती है, जैसे टहनी को झुकाया, नीचे जमीन में दबाया और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर रखेंगे, पानी वानी डालते रहेंगे, खाद पानी, और वो वहां से जड़ें निकल जाएगी, तो उसको काट के टहनी को अलग कर देंगे, वो नया प्लांट बन गया। ऐसा ज्यादातर हिबिस्कस में, गुड़हल जो हमारा है उसमें, चाइना रोज भी कहते हैं इसको, जैस्मिन में, और इस तरह से फ्लावर वाले प्लांट्स में होता है। टिश्यू कल्चर जैसे ऑर्किड्स में होता है। टिश्यू कल्चर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत बढ़िया मेथड है, लेकिन ये इसको ज्यादा करते नहीं है, काम में नहीं लेते, बाकी ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड, तो ये मेन टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। देखो फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है, टू स्प्लिट, ठीक, बट जाना, टुकड़े हो जाना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। अब फिजन का मतलब क्या है, फिजन में होता क्या? देखो फिजन की डेफिनेशन ये इस तरह से है, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 सेल एंड क्रिएट 2 न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, हम इसमें देखेंगे 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 इंडिविजुअल सेल्स एंड क्रिएट 2 न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक सेल जो है वो डिवाइड हो रही है और यहाँ आते आते 2 सेल बन गई, 2 नए अमीबा बन गए। तो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किस में होता है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, डिवाइड इनटू 2 सेल एंड क्रिएट 2 न्यू इंडिविजुअल्स। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 2, व्हेन डिवाइड इन 1 सेल डिवाइड इनटू 2, दैट इज बाइनरी फिजन। व्हेन 1 सेल डिवाइड इनटू मेनी सेल, इट इज मल्टीपल फिजन, ठीक है।
मल्टीपल फिजन। तो वो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। अभी हम बाइनरी फिजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो बाइनरी फिजन का ये डायग्राम अमीबा वाला हमारे बुक में दे रखा है। When one cell divide into two equal cell, binary मतलब two. When one cell divide into two equal cell, it is binary fission. अब binary fission के दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो अमीबा और एक लिस्मेनिया। दोनों में डिफरेंस समझता है। देखो अमीबा में क्या है, अमीबा में नो डेफिनेट ओरिएंटेशन, नो डेफिनेट प्लेन टू डिवाइड, कोई प्लेन नहीं है। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, वो अपनी शेप बार बार जो है चेंज करता रहता है ना। अगर कोई कहते नहीं मैंने अमीबा को देखा और वो ऐसा होता है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अमीबा को कोई नहीं देख सकता, मतलब उसकी शेप हर समय वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इरेगुलर शेप होती है उसकी। तो अमीबा में जैसे ये सेल है, तो पहले तो उसको समझता है कि होता कैसे। देखो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वन न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए हैं ना, वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई। अब इसके साथ साथ देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर देखो। और यहाँ पर ये काफी ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन वो ज्यादा हो गया। यहाँ आते आते लगभग दोनों सेल जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो चुका है, आधा इसके पास आ चुका है, आधा इस न्यूक्लियस के पास जा चुका है इधर। और एट लास्ट यहाँ से जो है वो ये दो डॉटर अमीबा बन गए। ठीक है, इस तरह से अमीबा में सेल डिवीजन होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन होता है। वन अमीबा सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर अमीबा। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और फिर एट लास्ट सेल जो है दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इस तरह से अमीबा में होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये डिवीजन जैसे यहाँ से हुआ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी प्लेन में हो। ये डिवीजन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ये इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है, ये इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है, और ये इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है। नो डेफिनेट प्लेन, नो डेफिनेट ओरिएंटेशन टू स्प्लिट, टू डिवाइड। ठीक है, फिजन का यहाँ पर कोई एक डेफिनेट ओरिएंटेशन या प्लेन नहीं होता, किसमें, अमीबा में। जबकि लिस्मेनिया में क्या होता है, एक आई स्पोर्ट सा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक चाबुक की जैसी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा लाइट को सेंस करने लगता है। तो इस वजह से, यानी हम इसको कह सकते हैं इसका प्रिमिटिव माउथ टाइप में या सेंसर के जैसा काम करता है। तो ये होने की वजह से अब इसमें ना इस प्लेन में डिवीजन नहीं होगा, ये इसी प्लेन में डिवीजन होगा। ठीक है, एक ही प्लेन है इसका, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये केवल एक ही प्लेन में, वर्टिकल प्लेन ही है, इसी प्लेन में इसमें डिवीजन होगा। तो इसमें डिवीजन कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये विप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट होती है, दूसरी साइड में इसके साथ में एक और साथ में न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है। यहाँ होते होते काफी न्यूक्लियस डिवाइड यहाँ पर हो गया, और ये विप भी जो है दूसरी वाली भी साइड में बन गई है काफी ज्यादा। अब देखो यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन में, नीचे से ऊपर की तरफ इसी प्लेन में डिवाइड होगा, तभी इसकी विप जो है ना वो दोनों पार्ट में आएगी। एक जो है विप इधर आएगी और एक इधर आएगी। अगर मान लो ऐसे डिवाइड हो जाता तो दोनों विप ऊपर वाले प्लेन में रह जाती, नीचे वाले प्लेन में आती नहीं। इसलिए इसमें एक डेफिनेट ओरिएंटेशन है, एक डेफिनेट प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में ही ये हमेशा डिवाइड होगा, वर्टिकल प्लेन में ही इसमें डिवीजन होगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फिर बढ़ता जाता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए एक से, और अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा साथ साथ, और ये दोनों डॉटर लिस्मेनिया बन गई। तो ये है डेफिनेट ओरिएंटेशन इन लिस्मेनिया और नो डेफिनेट ओरिएंटेशन इन अमीबा। बोथ डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, यानी इनमें बाइनरी फिजन होता है। अब हम समझ लेते हैं प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है उसको। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी सेल, दैट इज मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम में होता है, ये मलेरियल पैरासाइट होता है। When one cell divides into many daughter cell, that is multiple fission, multi यानी many। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट होता है। प्रोटोजोआ है, मलेरिया जिसकी वजह से होता है ना, वो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लियाई हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। अब इन न्यूक्लियस के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा, इनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सब न्यूक्लियस के चारों तरफ चला गया। तो अब जैसे ही इसका फ्यूजन होगा, ये ब्रस्ट होगी, ये सेल मेम्ब्रेन ये फ्यूज होगा, और ये जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म लेकर निकल जाएगा, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके साथ ये साइटोप्लाज्म आ गया, और ये इसके ये नया प्लाज्मोडियम बन गया। तो हर न्यूक्लियस से जो है ना नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। तो वन सेल डिवाइड्स इनटू मेनी सेल, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है ना, वन इंटू मेनी, when 1 into 2 बाइनरी फिजन, when 1 into many मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल याद रखना प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल याद रखना अमीबा और लिस्मेनिया में होता है। अमीबा में कोई डेफिनेट प्लेन ओरिएंटेशन नहीं होता, लिस्मेनिया में डेफिनेट ओरिएंटेशन में फिजन होता है। तो फिजन सिंपली डिवाइडिंग इनटू टू, बाइनरी सिंपली डिवाइडिंग इनटू मेनी, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है अपना फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन मीन्स टू डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट। ठीक है, टुकड़ों में बढ़ जाना, फ्रेगमेंट हो जाना, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना।
अभी हमने पढ़ा फिजन। फिजन जनरली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो जिनमें एक ही सेल होती है ज्यादातर, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी लेवल सिंपल है। बॉडी लेवल सिंपल होने का मतलब है कि जिनमें अभी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ नहीं है। जस्ट वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ठीक है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सिंपल लेवल का है, बेसिक लेवल का, सेलुलर लेवल का है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिंपल सेल बाय सेल डिवीजन होता है, और वो जनरली जैसे इस तरह से है ना फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे स्पाइरोगायरा में एक एग्जांपल है, ये एक एल्गी है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये एक पेरेंट बॉडी है स्पाइरोगायरा, इसके 3 फ्रेगमेंट हो गए तो ये 3 नए स्पाइरोगायरा बन गए, 3 डॉटर स्पाइरोगायरा। 3 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने टुकड़े हो जाएंगे उतने टुकड़ों से उतने नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये जनरली वाटर में होता है और ये क्लोरोफिल सेल्स होती है इसमें, ठीक है, क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने वाले सिंपल टाइप के प्लांट्स हम इनको कह सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं ना काई, जिसको पानी में काई बोलते हैं हम, एल्गी। थोड़ा सा कि अगर टुकड़ा किसी तालाब में डाल रखा है या कैसे पानी में जहां पर थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है थोड़ा इस तरह से, तो वो थोड़े दिन में पूरे तालाब को कवर कर लेता है। हमने देखा भी है कि जैसे कहीं पर जहाँ सिटी के आसपास ऐसे तालाब जहां पर वो गंदगी वगैरह आती रहती है, सिटी से सीवेज वाटर उसमें मिक्स होता रहता है, वहां पर पूरा जो पॉन्ड या कोई लेक है तो पूरा ब्लू ग्रीन कलर का हमको दिखाई देता है। तो वो ग्रीन कलर की जो एल्गी है तो उनमें इतना रैपिड इतना फास्टली रिप्रोडक्शन होता है कि बस फटाफट से 10-15 दिन के अंदर तो पूरे तालाब को कवर कर लेते हैं वो लोग। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से डिवाइड हो जाता है इस फ्रेगमेंट्स में, और फिर हर फ्रेगमेंट से नया स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है या प्लांट है, एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिनमें सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सिंपली ऐसे डिवाइड होना, फ्रेगमेंट में सेल बाय सेल डिवाइड होना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन डिवाइड सेल बाय सेल, that they can divide by simple method like fragmentation, because they have specialized body tissue, because their body level organization is different, they are complex in body level organization. Cell make tissue, then tissue make organ, then organ make system, then system make body, so they have system level body organization, ठीक है। यानी उसमें भाई सिंपल सेल तो है नहीं कि कलेक्शन ऑफ सेल तो है नहीं, सेल से टिश्यू बने हुए, टिश्यू से ऑर्गन बने हुए, ऑर्गन से सिस्टम बने हुए, अलग अलग सिस्टम बन के एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है उनकी। तो वहां पर क्या है कि ये जो काम है ना, रिप्रोडक्शन वाला काम है, ये काम एक कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू को दिया हुआ है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है, उन्हीं को ये काम करना है, तो उन्हीं में ये केवल कैपेसिटी होती है, वही केवल रिप्रोडक्शन करती है। बाकी दूसरी जो बॉडी की सेल है कि कोई भी सेल बाय सेल तरीके से इस तरह से रिप्रोडक्शन करे, ऐसा होता नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जैसे ये काम है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए बाकायदा अलग से सिस्टम बना हुआ है, उसके ऑर्गन है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ओवेरी है, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो स्पर्म बनाती है, गैमेट बनाती है ना। तो ये जो काम है वहां पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसको करने के लिए केवल वही सेल प्रोलिफेरेट हो सकती है, वही सेल में रिप्रोडक्शन हो सकता है, वही सेल न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी है। हर एक सेल में, बॉडी की हर एक सेल में इस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे। तो ये जो मेथड है ये केवल सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में केवल ये काम करता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सिंपल जो सेल बाय सेल मेथड से इस तरह से फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये इस तरह से उनमें नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि उनकी सेल्स में लेबर ऑफ डिवीजन है ना। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, सेल्स आर यूनिक इन फंक्शन, उनका एक यूनिक फंक्शन है कि उनको वही काम करना है, तो हर एक सेल का अलग अलग काम है। तो ये जो काम है ना रिप्रोडक्शन वाला, ये वो एक अलग टाइप की सेल्स होती है जो प्रोलिफेरेट हो सकती है ना, जैसे जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनके पास में है ये पावर, चाहे वो ओवेरी की सेल है या स्पर्म प्रोड्यूसिंग करने वाली जो सेल्स होती है, उन्हीं में ये केवल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट मेथड जो अपना है ना, नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन दोबारा से जनरेट होना। दोबारा से क्या जनरेट होना, फुल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म। किससे जनरेट होना, बॉडी पार्ट से जनरेट होना। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनके बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बनने की कैपेसिटी होती है, तो उनमें ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज एन एक्सीडेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, नेचुरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हो गया बाय एक्सीडेंट ऐसा, तो ये इस मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने देखा ना एक छिपकली को देखा, उसकी जो टेल होती है अगर वो कट जाए, है ना, वो उसका अडेप्टेशन है, जैसे अगर उसको परेशान करते हैं इस तरह से होता है तो वो अपनी टेल को छोड़ सकती है या कट सकती है। उसकी अगर टेल कट हो गई तो थोड़े दिन बाद में वो वापस रीजनरेट हो जाती है, उसकी टेल दोबारा से नहीं बन जाती। हालांकि जो टूटी हुई टेल है उससे नई छिपकली नहीं बनती पूरी, है ना, नया फुल ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, हाँ, लेकिन उसमें कुछ पावर है रीजनरेशन की, है ना। तो ये इसी तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा है। अगर ये किसी कट गए या इनका अगर ब्रोकन डाउन हो गया और ये कट गए अगर पीसेस में, तो हर पीस नया प्लेनेरिया बना लेगा, नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो इसको देखो समझते हैं थोड़ा सा क्या है। रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डेवलपिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द body parts, from the body parts. If the body part is cut down, if the body part is broken down, then that body part will convert or that body part will develop into a new organism, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया और हाइड्रा। इट इज एन एक्सीडेंटल मेथड, मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट द नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि इन दीज ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल proliferating cells are found and which cells can develop and differentiate into a new individual। इसका मतलब समझते देखो, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, ठीक है, यानी पूरी बॉडी में ही, जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि हर सेल प्रोलिफेरेटिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे जो गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है वही प्रोलिफेरेटिंग सेल्स होती है। गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स भी नहीं, हम ये कहेंगे कि जाइगोट एक प्रोलिफेरेटिंग सेल है। प्रोलिफेरेशन वर्ड का मतलब समझते हैं, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है द पावर टू डेवलप इन टू फुल ऑर्गेनिज्म, द पावर टू डेवलप इन होल ऑर्गेनिज्म। यानी अगर किसी सेल के पास में ऐसी पावर है कि वो एक सेल पूरी बॉडी बना सकती है ना, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है, तो इसका मतलब दैट सेल इज प्रोलिफेरेटिंग सेल्स, ठीक है। वो प्रोलिफेरेटिंग सेल्स है। जैसे जाइगोट इज द सिंगल सेल, है ना, जाइगोट से स्टार्ट होती है लाइफ की, ठीक है। उस सिंगल सेल में डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होंगे, डेवलपमेंट और डिवीजन से वो एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह से पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी वो बना लेगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, पहले डेवलपमेंट होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है। डेवलपमेंट यानी उसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग बॉडी पार्ट्स का बनना, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एक ऐसी सेल होती है इनमें, यानी इनमें ज्यादातर सारी सेल ऐसी होती है, प्रोलिफेरेटिंग होती है, विच कैन डेवलप एंड डिफरेंशिएट इनटू बॉडी पार्ट्स, फुल ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, डिफरेंशिएट हो सकती है। यानी उसमें से अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो वो ये वाला पार्ट ही है, अगर ऊपर नीचे वाला पार्ट नहीं है तो वो डिफरेंशिएट होकर ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट भी बन सकता है। इस सेल में ये पावर है, ये कैपेसिटी है, ठीक है। सो दीज हैव स्पेशल सेल्स, these cells are proliferating cells and these cells have capacity to develop the full organism, इसलिए इनमें ये होता है। अच्छा देखो, ये प्लेनेरिया का एग्जांपल जो डायग्राम मैंने बनाया है बोर्ड की बुक में दे रखा है हमारे, तो इसमें क्या, जैसे मान लो जरूरी नहीं है कि ये कहां से भी, कहीं से भी कटे, कैसे भी, किसी भी प्लेन में कट जाए, कितने भी पीसेस में कट जाए, ईच पीस विल डेवलप इनटू न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने 3 पीस में काट दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, ये बॉडी पार्ट्स इसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे वाला जो बॉडी पार्ट्स है ना, ये पूरा वो डेवलप कर लेगा लास्ट में, देखो इसमें हो गया। अब इसमें ये केवल बीच वाला मिडिल पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं है, लेकिन ये वाला भी आगे चल के दोनों पार्ट, अपर और लोअर पार्ट भी डेवलप कर लेगा, यानी इसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे अगर हमने ऊपर वाला काटा तो ये ऊपर वाला पार्ट तो था इसके पास, नीचे वाला पार्ट इसने रीजनरेट कर लिया, ये रीजनरेट होकर ये फुल्ली न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, न्यू प्लेनेट बन गया। यहाँ पर मिडिल वाला पार्ट था तो ये मिडिल वाला पार्ट है, अब ये केवल मिडिल वाला पार्ट था तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट रीजनरेट कर लेगा, रीजनरेट करके ये न्यू प्लेनेरिया बन गया। अब इसके पास में नीचे वाला पार्ट है, केवल टेल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट नहीं है, तो ये अपर वाला पार्ट को रीजनरेट करके फुली न्यू डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लेनेरिया में और हाइड्रा में होता है, ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन, है ना, एक्सीडेंटल मेथड, नॉट नेचुरल मेथड है। भाई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा वेट करता रहेगा कि कोई आए और मेरे टुकड़े टुकड़े कर जाए हैं और मैं पीसेस में डिवाइड हो जाऊं और फिर हर पीस से मैं नया ऑर्गेनिज्म बनूं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, कोई इस तरह से थोड़ी सोचेगा, नहीं, ये एक्सीडेंटल मेथड है। अगर ऐसा हो गया तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस मेथड से भी बना सकते हैं, अदरवाइज दे हैव डिफरेंट मेथड ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें अलग अलग मेथड है, रिप्रोडक्शन के अलग मेथड पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। तो ये एक एक्सीडेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। देखो बडिंग में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स, है ना, रीजनरेशन में बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बॉडी पार्ट्स। यहाँ बडिंग में क्या होती है, कुछ सेल होती है ऐसी जो प्रोलिफेरेटिंग होती है इनमें, और उन सेल में कैपेसिटी होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो प्रोसेस इन विच ए बड आउटग्रोथ डेवलप ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। एक वन स्पेसिफिक साइट होती है इनमें, कोई जैसे ये स्पेसिफिक साइट है, यहाँ की जो सेल्स होते हैं इनमें रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, बार बार सेल डिवीजन होने से यहाँ पर एक बड यानी आउटग्रोथ बन जाती है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर आता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बड, ये बड है। देन द
bud develop, okay, then bud develops. When the bud fully develops, when it becomes fully mature, then it detached from the parent body and develop a new hydra, new organism, new yeast. ठीक है, नया हाइड्रा बना लेती है, नया यीस्ट बना लेती है, जो भी ऑर्गेनिज्म वो नया बन जाता है। कब बन जाता है? जब ये फुल्ली डेवलप्ड हो गई, तब मैच्योर हो गई, तब ये इससे हट जाएगी, डिटेच हो जाएगी और नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, तो ये बडिंग है, प्रोसेस इन विच ए बड आउटग्रो डेवलप ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट व्हेन मैच्योर, व्हेन दीज बड मैच्योर डिटेच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, अलग हो जाते हैं एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इट हैपन इन हाइड्रा एंड यीस्ट। ठीक है, हाइड्रा का ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, तो आप इसको देखो, ये हाइड्रा है। ठीक, हाइड्रा जी एक्वाटिक एनिमल, ये पानी में रहने वाला है। ठीक है, तो ये इसके टेंटाकल्स है और ये स्पेसिफिक साइट है जहां पर जैसे यहाँ पर बड अराइज हुई। ठीक है, बड का बनना स्टार्ट हुआ, बड बननी शुरू हुई, धीरे धीरे बड जो है वो डेवलप होने लगेगी, मेच्योर होने लगेगी। जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगी तो यहाँ से डिटेच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और एक नया हाइड्रा। ठीक है, फिर से नई बड बनेगी, फिर नया हाइड्रा। तो ये बडिंग की प्रोसेस है, यीस्ट में होती है। यीस्ट जो होती है ना, हम जैसे फर्मेंटेशन के लिए काम में लेते हैं, जहां पर फर्मेंटेशन के लिए मैदा वेदार वो गूंदने के लिए, मैदा को लचीला बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा वो यीस्ट पाउडर डालते हैं ना, तो वो खमीर पैदा होता है उसमें, फर्मेंटेशन होकर वो पूरा डो जो है आटे का वो जो ऐसा फूल जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, तो बहुत कम टाइम में इसमें फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग वाली प्रोसेस है यीस्ट में, सेम ये ऐसा ही होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, some multicellular organism can reproduce by this method, by asexual method, spore formation। ये जो एक्टिविटी थी ना बुक में, जो ब्रेड वाली एक्टिविटी थी कि ब्रेड को जब हम मोस्ट करके अगर थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रख दे, तो ब्रेड के ऊपर जो व्हाइट कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई देगी, है ना। अगर हम मोस्ट करके ब्रेड को या अगर किसी चपाती को ऐसा थोड़ा है ना मोस्ट करके और ऐसी किसी वार्म प्लेस पे रख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है हल्का, तो थोड़े दिन, एक दो दिन बाद में हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर है ना फफूंद सी आ जाती है ना, वो व्हाइट कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे कॉटन सा आ गया, वो राइजोपस है। वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन वाला। ठीक है, उसमें आपको डॉट डॉट जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे करें तो वो उनकी स्पोरेंजिया। तो ये स्पोर फॉर्मेशन वाला मेथड का, इसको हम समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, सम ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपस इज ए फंजाई। जनरली ये फंजाई में होता है। ठीक है, फंजाई में होता है, ये ईस्ट में होता है, ईस्ट और फंजाई उनमें होता है। राइजोपस एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, मगर मान लो इनके बाहर की तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड है या इस तरह की सिचुएशन है कि अभी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तब ये क्या करेंगे, तब ये अपने स्पोर्स बनाने के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनमें निकलती है। ठीक है, डेवलप ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोरेंजिया, एक सेग लाइक, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं। दैट कंटेन टाइनी पोर्स स्पोर्स, दैट कंटेन दीज टाइनी पोर्स स्पोर्स। ठीक है, व्हेन देयर इज फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इज देयर। अगर इनके बाहर की तरफ अब फेवरेबल कंडीशन है, इसका सेंस हो गया इनको, जब वहां मॉइस्ट मिलेगी, इनको कुछ वहां मिलेगी, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिलेगा, देन स्पोरेंजिया ब्रस्ट एंड रिलीज स्पोर्स। तब ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाएगी और स्पोर्स को रिलीज करेगी। रिलीज स्पोर्स, स्पोर्स रिमेन कवर्ड बाय ए थिक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन। ये स्पोर्स जो होते हैं ना, इनके ऊपर एक थिक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, वो थिक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन इनकी प्रोटेक्शन करती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जब इनको सेंस होगा कि हम भाई ऐसी जगह पर लैंड करे हैं जहां पर सेफ है ना, या जहां पर मॉइस्ट है, या जहां पर वार्मथ है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ऐसी कोई नमी वाली सरफेस पे हम लैंड करें, इनको सेंस हो गया, तो फिर ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तब इनकी जो प्रोटेक्शन वाल है, तब तक प्रोटेक्शन वाल इनको प्रोटेक्ट किए हुए है, फिर प्रोटेक्शन वाल हटेगी और ये ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, then spores comes out in contact with moist surface and they begin to grow. When they come in contact, they begin to grow and form a new individual, form a new sporangia. ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन का था, जो जनरली राइजोपस में और इनमें होता है। When there is unfavorable condition, they form a bag-like structure that is called sporangia. sporangia के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। sporangia contain spores. When there is a favorable condition, sporangia burst and spores released out. When these spores find the suitable condition, suitable atmospheric condition, then they start to grow and develop into a new new rhizopus. Okay. There is a protection wall, extra protection wall on the spores to protect them